आज मैं दोस्तों ऐसी लड़की की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जिस लड़की की मौत एक घने जंगल में हुई थी। और उस लड़की को कुछ गुंडे उठाकर लेके गए थे जंगल में, किडनैप किए थे। किडनैप करने के बाद में उसके साथ जंगल में बहुत ही बदसलूकी हुई, रेप हुआ उसका और फिर उसे मार दिया गया। तो ये स्टोरी थोड़ी सेंसिटिव है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी और पसंद आएगी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो जैसे कि आपको पता है कि विशाल भाई जो है वो हमेशा आत्माओं से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको मोक्ष दिलाने की कोशिश करते हैं अपनी टीम के साथ में, और नए नए लोकेशन पर जाकर वो विजिट करते हैं और हमें हमेशा कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूँ। कुछ ही दिन पहले विशाल भाई अपनी टीम के साथ में एक जंगल में गए थे। उन्हें एक व्यूअर का कॉल आया था कि इस जंगल में ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। एक लड़की है जिसे काफी सालों पहले मार दिया गया है, लेकिन वो अब भी यहाँ के लोगों को जो यहाँ रहते हैं आते जाते दिखती है और कभी कभी वो जोर जोर से रोने भी लगती है। तो इसलिए विशाल भाई उनकी बात सुनकर जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाते हैं तो वो बहुत बड़ा रिस्क लेके जाते हैं। वो ये रिस्क लेते हैं कि उनके पास में कोई सेफ्टी नहीं होती है। वो चाहते हैं कि मैं बिना सेफ्टी के इस लड़की के पास जाऊं, इस लड़की के दिल की बात सुनूं, समझूं आखिर में क्या मजबूरी है, ये क्यों रोती है और इसके साथ में क्या हादसा हुआ है, वो जानने के लिए। और उनकी टीम में उनका एक खास जो उनके साथ हमेशा रहता है, उनको लेकर वो जाते हैं। तो ये रात में करीबन 11 साढ़े 11 तक जंगल पहुंच जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो आत्माएं होती हैं, इनकी हलचल रात के 12 बजे के बाद ही शुरू होती है, सुबह के 3 बजे तक, क्योंकि ये इनका वक्त होता है। इस वक्त ये बाहर निकलती है और इनकी ताकत इस वक्त बढ़ जाती है। तो 11 साढ़े 11 के बीच ये उस जंगल पहुंच जाते हैं जहां पे कुछ गुंडों ने इस लड़की को उठाकर ले जाकर रेप किया था इसका, और बाद में इसको जान से मार दिया था। और बाद में फिर ये जो विशाल भाई है ये उसी स्पॉट पे जाते हैं और पहुंच जाते हैं ठीक 11 साढ़े 11 के बीच में। और इसके बाद ये पूरे जंगल का मुआयना करते हैं और उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे लड़की की लाश मिली थी। और फिर अपनी टीम से बात करते हैं और कहते हैं आज मैं इस लड़की से बात कर कर ही जाऊंगा, आखिर वजह क्या है कि ये इस जंगल में आते जाते लोगों को दिखती है और रोने लगती है। हालांकि दोस्तों ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात है कि एक आत्मा, एक लड़की जिसे मरे हुए काफी साल हुए हैं, फिर भी उसकी आत्मा आज भी भटक रही है जंगलों में, और वो आते जाते लोगों को देखती है और रोती है, मानो कि वो कुछ बताना चाह रही है कि उसके साथ में क्या हुआ और उसे मुक्ति दिलाओ। तो जो आम पब्लिक होती है, आम लोग होते हैं, वो डर जाते हैं उसको देखकर और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए उन्होंने विशाल भाई से कांटेक्ट किया। तो विशाल भाई आए और उन्होंने ये तय किया कि मैं इस लड़की की पहले मजबूरी सुनूंगा, इसके हालात को समझूंगा, फिर इसको मोक्ष दिलाने की कोशिश करूंगा। तो 11 साढ़े 11 बजे वो पहुंच जाते हैं जंगल में और फिर वही डेरा डालते हैं और कहते हैं कि आज पूरी रात में इस जंगल में ही रुकूंगा। अगर ये लड़की मेरे सामने आती है तो मैं इससे बिना डरे बात करूंगा, इसका हाल पूछूंगा, और वो उसके लिए खाना भी लेकर जाती है। हमेशा खाना जो आत्माओं के लिए वो हमेशा लेकर जाते हैं, वो इस लड़की के लिए भी लेकर गए थे।
लेकिन खाना वो तभी देना चाहते हैं जब वो लड़की, उसकी आत्मा विशाल भाई के सामने आएगी और आने के बाद में अपनी दास्तां बताएगी कि क्या हुआ था उसके साथ में और वो क्यों रोती है, क्यों दिखती है लोगों को। तो विशाल भाई क्या कहते हैं अपने पार्टनर से कि आज हमको यही सोना है पूरी रात, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी है। तो वो वहां पे जंगल में एक रजाई बिछा के वही लेट जाते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं कि कब 12 बजता है और 12 बजने के बाद में ये हमारे सामने आती है। तो होता क्या है दोस्तों कि विशाल भाई उस आत्मा को आवाज देते हैं और कहते हैं कि ए आत्मा, ए लड़की, हम तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पे आए हैं, तुम यहाँ पे आओ, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हम तुम्हारी आप बेटी सुनना चाहते हैं। तो 12 बजने के बाद में ये वही बिस्तर बिछाकर लेट जाते हैं और उसका इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते 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 दोनों की आंख लग जाती है, आंख लग जाती है, आंख लग जाती है, लेकिन विशाल भाई जो है वो सोते नहीं है। वो ऐसे ही आंख पलक झपकते रहते हैं और फिर एकदम से उठ जाते हैं और देखते हैं कोई आया तो नहीं है। ऐसा करते करते आधी रात बीत जाती है, यानी कि 1:30-2 बज जाते हैं और उतने में अचानक से कहीं से हवा चलने लगती है और वो लड़की अचानक सामने आ जाती है सफेद कपड़ों में, जिसके बाल काफी लंबे लंबे होते हैं, हाथ काफी बड़े होते हैं, पैर काफी बड़े होते हैं और चेहरा इतना डरावना खौफनाक होता है कि कोई भी देखे तो वो डर जाए और कमजोर दिल वाला देखे तो उसे हार्ट अटैक आ जाए, इतना चेहरा उसका भयानक होता है। लेकिन विशाल भाई, उनका तो रोज का ये काम है, वो कहाँ डरने वाले थे। ऐसे ही वो लड़की को देखते हैं, इधर उधर करते हुए देख लेते हैं और वो चौंक जाते हैं कि आ गई सामने। तो वो अपने जो कलीग है, जो साथ में आए थे, उनको उठाते हैं और कहते हैं देखो वो आ गई है। फिर दोनों उठ के खड़े हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और चौंक कर फिर विशाल भाई पूछते हैं तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पे रोती क्यों हो। फिर विशाल भाई की ये बात सुनकर वो आत्मा अपने दिल की बात सुनाती है और पूरी कहानी बताती है कि मेरे साथ में यहाँ पे क्या हुआ था और मैं कैसे यहाँ पे आई, कैसे मेरी मौत हुई थी, सब कुछ बताती है। हालांकि दोस्तों वो लड़की जो थी वो बहुत गरीब घर से थी और कुछ गुंडों ने उसे अपने घर से उठाकर ये जंगल में लेकर आए थे सिर्फ अय्याशी के लिए और मौज मस्ती के लिए, और उनका सिर्फ मकसद था उसकी इज्जत लूटने के बाद में उसे मार देना। और वही उन लोगों ने किया। इस बात को काफी साल हो गए थे, लेकिन गांव वालों की वजह से ये जो किस्सा है सामने आ पाया। तो विशाल भाई उससे पूछते हैं अब तुम क्या चाहती हो, बदला या फिर अपना मोक्ष। तो वो लड़की की आत्मा कहती है मैं मेरे आत्मा की शांति चाहती हूँ। तो विशाल भाई कहते हैं तुम्हें तुम्हारे आत्मा की शांति जरूर मिलेगी और मैं मेरे गुरुदेव को यहाँ लेकर आऊंगा और वो तुम्हें तुम्हारे आत्मा की शांति दिलाने में मदद करेंगे। और फिर क्या होता है कि विशाल भाई कहते हैं देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया था और हमारे पास में कोई सेफ्टी नहीं है, तो हमें नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना, हम तुम्हें हमसे ये वादा करना पड़ेगा। तो आत्मा उससे वादा करती है कि नहीं, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो विशाल भाई कहते हैं मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाया हूँ। तो विशाल भाई अपने बैग में जो मिठाई रखी होती है, क्योंकि दोस्तों आत्माओं को मिठाई बहुत पसंद आती है, तो विशाल भाई अपने बैग में से मिठाई निकालते हैं। मिठाई निकाल कर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे हाथ में ये मिठाई देना चाहता हूँ, क्या मुझे परमिशन है, क्या आप मुझे अलाउ करते हो। तो आत्मा ने कहा हाँ तुम आ सकते हो मेरे पास। मतलब वो इशारे से कहते हैं, वो तो बात कर नहीं सकते, वो सारी बातें जो है इशारे से करते हैं। तो विशाल भाई समझ जाते हैं कि आत्मा वो ने मुझे परमिशन दी है और वो मुझे अपने पास बुला रही है। तो क्या करते हैं, मिठाई का डिब्बा लेकर उसके पास जाने लगते हैं। जाने के बाद विशाल भाई मिठाई का डिब्बा उसके हाथ में देते हैं और देने के साथ में वो पीछे भाग भाग कर आ जाते हैं। आने के बाद में वो आत्मा को गारंटी दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे मदद के लिए आया था और मैं ऐसे ही काम करता हूँ, सारी आत्माओं को जो मजबूर है, परेशान है, बच्चों की आत्मा होती है, उन्हें मैं हेल्प करता हूँ और उनकी आत्माओं को मोक्ष दिलाने में मदद करता हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करूंगा
और अपने गुरुदेव को यहाँ लेकर आऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाने की इजाजत चाहिए। तो वो आत्मा क्या कहती है, ठीक है अभी जा सकते हो, और वो हाथ पे ऐसे टाटा टाटा करती है। तब विशाल भाई क्या करते हैं, अपने कलीग को बोलते हैं चलो हमें अभी यहाँ से जाना होगा, बहुत देर हो चुकी है। तो विशाल भाई अपना कैमरा और अपना बैग समेट कर वहां से निकल जाते हैं और वो आत्मा गायब हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में मैंने आपको ये बताया कि विशाल भाई किस तरह से परेशान हाल मजबूर आत्माओं की मदद करते हैं, और उस लड़की के साथ में क्या हुआ। वो एक गरीब घर से थी और उसे कुछ गुंडों ने अपने घर से उठाकर जंगल में लेकर आए थे सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए, और बाद में उसे मार दिया। तो कुछ साल तक वो आत्मा ऐसे ही भटक रही थी उस जंगल में, और ना कोई उसकी मदद करने वाला था, ना कोई उसे सुनने वाला और समझने वाला था। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी यहाँ कभी नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हमारी बेटी कहाँ है, कैसी है। और ये जो विशाल भाई है, इन्हें गांव वालों ने बुलाया था, क्योंकि गांव वालों को वो अक्सर नजर आती थी और अपनी आप बीती बताने की कोशिश करती थी, उनके सामने रोती थी। इसलिए गांव वालों को लगा कि यहाँ कोई आत्मा है और इसे मोक्ष चाहिए, इसलिए उन्होंने विशाल भाई से कांटेक्ट करके यहाँ पे बुलाया। अब विशाल भाई उनसे वादा कर बैठे कि जब मैं दोबारा आऊंगा तो तुम्हें शांति दिलाने की जरूर कोशिश करूंगा मेरे गुरुदेव की मदद से, और इतना कहकर वो चले जाते। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ तक ही थी, और उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और विशाल भाई के लिए एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं ऐसे ही नई नई स्टोरीज आपके लिए लाते रहता हूँ।